ये हमला सिर्फ निहत्थे पर्यटकों पर नहीं हुआ है। देश के दुश्मनों ने भारत की आत्मा पर हमला करने का दुस्साहस किया है। मैं बहुत स्पष्ट शब्दों में कहना चाहता हूं, जिन्होंने ये हमला किया है, उन आतंकियों को और इस हमले की साजिश रचने वालों को उनकी कल्पना से भी बड़ी सजा मिलेगी। सजा मिलकर के रहेगी। अब आतंकियों की बची खुची जमीन को भी मिट्टी में मिलाने का समय आ गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आखिरकार बिहार दौरा क्या कहता है? जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का क्या बिहार दौरा जरूरी था? आखिरकार क्यों बार बार बिहार का दौरा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर रहे हैं? इस साल बिहार में विधानसभा के चुनाव भी होने वाले हैं, लेकिन चुनाव से पहले बिहार दौरा करना और बिहार की धरती से आतंकवादियों को एक बड़ा संदेश देना, टेररिज्म को लेकर एक बड़ा संदेश देना, इसके साथ ही साथ यह भी देखा जा रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि जो गलती की है वो माफी के लायक तो नहीं, लेकिन इसका जो अंजाम भुगतना पड़ेगा इसके बारे में कल्पना भी नहीं की होगी उन लोगों ने जिन्होंने निहत्थे लोगों पर गोलियां चलाई, जो धर्म देखकर गोली चला रहे हैं। ऐसे टेररिस्ट, ऐसे आतंकवादियों के खिलाफ क्या बड़ा प्लान तैयार कर रही है भारत सरकार? और क्या वाकई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिस तरीके से खुले मंच से यह साफ कर दिया है कि आतंकी अब बचने वाले तो नहीं, लेकिन इनके जो आका हैं वो भी कान खोल के सुन ले कि अब सरकार वो करने वाली है जो इन्होंने सोचा भी नहीं था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बिहार दौरा और वहां से उन्होंने क्या बड़ा संदेश दिया है, एक रिपोर्ट देखिए। साथियों, 22 अप्रैल को जम्मू कश्मीर के पहलगाम में आतंकियों ने मासूम देशवासियों को जिस बेरहमी से मारा है, उससे पूरा देश व्यथित है। कोटि कोटि देशवासी दुखी हैं। सभी पीड़ित परिवारों के इस दुख में पूरा देश उनके साथ खड़ा है। जिन परिवारजनों का अभी इलाज चल रहा है, वे जल्द स्वस्थ हो, इसके लिए भी सरकार हर प्रयास कर रही है। साथियों, इस आतंकी हमले में किसी ने अपना बेटा खोया, किसी ने अपना भाई खोया, किसी ने अपना जीवन साथी खोया है। उनमें से कोई बांग्ला बोलता था, कोई कन्नड़ा बोलता था, कोई मराठी था, कोई ओडिया था, कोई गुजराती था, कोई यहां बिहार का लाल था। आज उन सभी की मृत्यु पर
करगिल से कन्याकुमारी तक हमारा दुख एक जैसा है, हमारा आक्रोश एक जैसा है। ये हमला सिर्फ निहत्थे पर्यटकों पर नहीं हुआ है, देश के दुश्मनों ने भारत की आत्मा पर हमला करने का दुस्साहस किया है। मैं बहुत स्पष्ट शब्दों में कहना चाहता हूं, जिन्होंने ये हमला किया है, उन आतंकियों को और इस हमले की साजिश रचने वालों को उनकी कल्पना से भी बड़ी सजा मिलेगी। सजा मिलकर के रहेगी। अब आतंकियों की बची खुची जमीन को भी मिट्टी में मिलाने का समय आ गया है। एक सौ चालीस करोड़ भारतीयों की इच्छा शक्ति अब आतंकी आकाओं की कमर तोड़ कर रहेगी। रिपोर्ट आपने देखी जिसमें विस्तार से हमने अपने दर्शकों को दिखाया। हालांकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इतना ही नहीं रुके, उन्होंने कहा पूरा विश्व देखेगा कि भारत किस तरीके से बदला लेता है, और बिहार की धरती से उन्होंने पूरे विश्व का आह्वान कर दिया। उन्होंने साफ तौर पर यह कहा है कि आतंकवादियों की खैर तो नहीं है, लेकिन जो आतंक के पनाहगार हैं वो भी ये कान खोल कर सुन ले कि भारत जब कदम उठाता है तो किस तरीके से अच्छे अच्छे देशों, अच्छे अच्छे मुल्क के पसीने छूट जाते हैं। क्योंकि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ये कह चुके हैं कि अगर छेड़ोगे तो छोड़ेंगे नहीं, क्योंकि ये वही भारत है। ये भारत चुप रहने वाला भारत नहीं है, ये भारत एक्शन लेने वाला भारत है। और भारत ने अभी तक जितने भी एक्शन लिए हैं ये पाकिस्तान को पता होंगे, लेकिन उसके बावजूद पाकिस्तान ने ऐसी कायराना हरकत की जिसका खामियाजा पाकिस्तान को भुगतना पड़ेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी क्या कह रहे हैं, सुनिए जरा। ये हमला सिर्फ निहत्थे पर्यटकों पर नहीं हुआ है, देश के दुश्मनों ने भारत की आत्मा पर हमला करने का दुस्साहस किया है। मैं बहुत स्पष्ट शब्दों में कहना चाहता हूं, जिन्होंने ये हमला किया है, उन आतंकियों को और इस हमले की साजिश रचने वालों को उनकी कल्पना से भी बड़ी सजा मिलेगी। सजा मिलकर के रहेगी। अब आतंकियों की बची खुची जमीन को भी मिट्टी में मिलाने का समय आ गया है। रिपोर्ट आपने देखी जिसमें विस्तार से हमने अपने दर्शकों को दिखाया। और देखिए, सबसे बड़ी बात है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये जो साल चल रहा है 25, इसमें कई बार बिहार दौरा हुआ है। और इतना ही नहीं, प्रधानमंत्री बार बार बिहार जा रहे हैं, जहां एक और उनकी नजर वोट बैंक पर है, जहां एक और उनकी नजर बिहार चुनाव पर है,
जहां वो ये चाहते हैं कि बिहार में भारतीय जनता पार्टी इस बार सबसे ज्यादा सीटें लेकर आए, तो वही उन्हें देश की चिंता भी है, क्योंकि बिहार की धरती से उन्होंने उन तमाम लोगों को श्रद्धांजलि भी दी, मौन धारण उन्होंने किया उन लोगों के लिए जो लोग हमले में जिन्होंने अपनी जान गंवाई। इन निहत्थे लोगों के प्रति उनकी सांत्वना, और आज पूरा देश यही मांग कर रहा है कि न्याय चाहिए, और पूरा देश ये कह रहा है कि पाकिस्तान को बख्शा नहीं जाना चाहिए, उन आतंकियों को नहीं छोड़ना चाहिए जिन्होंने कायराना ऐसी हरकत की है। और तो और सबसे बड़ी बात ये देखी जा रही है कि जिस तरीके से इस पूरे मामले में जहां एनडीए के जितने भी घटक दल है, सहयोगी दल है, वे ये कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर विश्वास रखिए, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का फैसला अचूक है, वो फैसला कभी खाली नहीं जाता। मैं आपको कुछ और इसमें सुनवाऊंगा एनडीए के जो सहयोगी दल है उनका भी, और साथ ही साथ लल्लन सिंह, नीतीश कुमार क्या कुछ कह रहे, एक रिपोर्ट देखिए। और पंचायती राज दिवस के दिन आदरणीय प्रधानमंत्री जी मधुबनी जिला के एक पंचायत में आए हैं, और इस पंचायत में आने के लिए मैं उनका हार्दिक अभिनंदन करता हूं, उनका आभार व्यक्त करता हूं। आदरणीय प्रधानमंत्री जी, पहलगाम में एक घटना हुई, आप उस घटना से मर्माहत हैं और आपके साथ पूरा देश मर्माहत है। इसके पहले भी पुलवामा में आतंकवादी घटना हुई थी, पूरा देश आपके साथ था, और आज के इस आतंकवादी घटना के बाद भी पूरा देश आपके साथ है, और आपकी शक्ति पर इस देश के लोगों को भरोसा है कि आप समय पर उनको माकूल जवाब आप देंगे। इसलिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी, इस घटना के मर्माहत होने के बावजूद भी आज पंचायती राज दिवस के अवसर पर आप यहां पधारे हैं। यह दर्शाता है कि पंचायती राज व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए, उसको सशक्त करने के लिए आपकी दृढ़ इच्छा शक्ति है, और आप विकसित भारत बनाने के अपने सपने को लेकर आगे चल रहे हैं। इसलिए भी हम आपका अभिनंदन और आभार व्यक्त करते हैं। आदरणीय प्रधानमंत्री जी, आपकी यह सोच रही है कि यह गांव, इस देश का गांव जब तक विकसित नहीं होगा, इस देश का पंचायत जब तक विकसित नहीं होगा, तब तक विकसित भारत की कल्पना नहीं की जा सकती। और पंचायती राज व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए, उसको सशक्त करने के लिए, उसको आत्मनिर्भर बनाने के लिए, उसको स्वावलंबी बनाने के लिए आपने जो पिछले 10 वर्षों में अथक प्रयास किया है, उसका परिणाम आज दिख रहा है, और आपका पंचायत और आपका गांव सशक्त हो रहा है। आपके पंचायत के प्रतिनिधि पूरे तौर पर पारदर्शिता के साथ पंचायतों का काम कर रहे हैं। प्रधानमंत्री जी, आपने 10 साल के शासनकाल में कई काम किए। सबसे पहला काम जो आपने पंचायतों को सुदृढ़ करने के लिए किया कि 13वें वित्त आयोग की अनुशंसा पर पंचायतों को राशि मिलती है। 13वें वित्त आयोग में की अनुशंसा पर जो इस देश में जब यूपीए की सरकार थी, डॉक्टर मनमोहन सिंह जी की सरकार थी, उस समय जो राशि पंचायतों को दी जाती थी, 10 वर्षों के अंदर आपने उस राशि को में 7 गुना की वृद्धि करके पंचायतों को सशक्त करने का काम किया है। प्रधानमंत्री जी, आपके नेतृत्व में आज पंचायती राज व्यवस्था में पारदर्शिता लाने के लिए ई ग्राम स्वराज पोर्टल से लेकर, मौसम पूर्वानुमान से लेकर, और जो चुने हुए पंचायत प्रतिनिधि हैं, चाहे वो पुरुष हैं या महिला हैं, सबों को प्रशिक्षण दिए जाने का कार्यक्रम भी पूरे देश में चल रहा है, और उनको प्रशिक्षण इस देश के विख्यात IIM और IIT में उनको प्रशिक्षित किया जा रहा है। महिलाओं में कौशल विकास प्रशिक्षित किया जा रहा है, उनमें जो प्रबंधन है उसको विकसित किया जा रहा है। तो ये सारे प्रयास के बाद
आज आपका पंचायती राज को सशक्त करने का और पंचायतों को और गांवों का सशक्त करने का जो आपका सपना है वो साकार हो रहा है। पुनः प्रधानमंत्री जी पंचायती राज दिवस के अवसर पर आपका यहां पधारने के लिए हम आपका अभिनंदन करते हैं, आपका स्वागत करते हैं और आपका आभार व्यक्त करते हुए हम अपनी बात समाप्त करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। जी का स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। साथ ही बिहार के माननीय राज्यपाल महोदय, माननीय केंद्रीय पंचायती राज मंत्री एवं अन्य केंद्रीय मंत्रीगण, बिहार के मंत्रीगण एवं कार्यक्रम में उपस्थित सभी लोगों का मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूं। यह हमारे लिए सौभाग्य की बात है कि आज पंचायती राज दिवस के अवसर पर आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी आपके द्वारा बिजली वितरण, गैस प्लांट एवं अन्य योजनाओं का उद्घाटन एवं शिलान्यास किया जा रहा है। नए रेल लाइनों का उद्घाटन एवं 3 नई ट्रेन सेवाओं का शुभारंभ किया जा रहा है। माननीय प्रधानमंत्री आवास योजना के 12 लाख लाभार्थियों को आवंटन पत्र दिए जा रहे हैं। इसके अलावे माननीय आवास योजना के प्रधानमंत्री के आदरणीय प्रधानमंत्री आवास योजना के 10 लाख लाभार्थियों को पहली किस्त की राशि दी जा रही है। अब एक बात और जो है कि आप सब ये जानते हैं कि 2 दिन पहले जम्मू कश्मीर के पहलगांव में आतंकी हमले हुई, जिसमें कई लोगों की मृत्यु हो गई, जो काफी दुखद है। यह घटना निंदनीय है। हम शोक संतप्त परिवारों के प्रति संवेदना व्यक्त करते हैं। हम आपके साथ हैं और पूरा देश आतंक के विरुद्ध एकजुट है। इन सब के लिए हम आदरणीय प्रधानमंत्री जी का आभार व्यक्त करता हूं। आप सब जानते हैं कि इस बिहार में जो हम लोगों का हुआ, आप जानते हैं कि जब हम लोगों की सरकार बनी 2005 में दिसंबर की बात थी और इसकी बात थी 24 तारीख को, नवंबर, दिसंबर, और उसके बाद तो हम लोग सब लगातार रहे हैं 24 से। अब ये लगभग 20वां साल है। लेकिन एक बात जान लीजिए कि पहले के पंचायत में बहुत बुरा हाल था। कहीं वो लोग कोई काम नहीं करते थे, बुरा हाल था। जब हम लोगों की एनडीए की सरकार बनी तो वर्ष 2006 में हम लोगों ने पंचायती राज और वर्ष 2007 में नगर निकायों के कानून को संशोधन किया गया। अब आप जानते हैं जिसमें महिलाओं के लिए हम लोगों ने दोनों जगहों पर 50% आरक्षण किया। अब कितनी बड़ी संख्या में महिलाओं का हो रहा है। ये लोग कभी कोई महिला को किए थे, किसी के लिए कोई काम किए थे? किसी के लिए कोई काम नहीं हुआ था। तो आप जान लीजिए समाज में चुनाव करने की व्यवस्था की गई। अब तक तो जो हम लोगों ने किया, आप जानते हैं पंचायती राज और नगर निकाय का उसका 4 चुनाव हो चुका है और पंचायतों को विकास के काम कराने की जिम्मेदारी दी गई है। सभी पंचायतों में पंचायत सरकार भवन का निर्माण कराया जा रहा है। अब बहुत जगह तो हो चुका है। 1639 पंचायत सरकार भवन का निर्माण हो गया है और शेष पंचायतों का काम
बहुत तेजी से चल रहा है। तो इस बार जो हम लोगों का चुनाव होने वाला है, उस चुनाव के पहले ही ये सब जगह ये काम पूरा हो जाएगा। इस वर्ष पूरा काम करा दिया जाएगा, हो जाएगा। अब पहली सरकार में कुछ नहीं किया उन लोगों ने, उन्होंने कोई काम नहीं किया। अब 24 नवंबर जो हम बताए आपको 2005 में हम लोगों की सरकार बनी, तब से हम लोग बिहार के विकास के लिए सारा काम तब से लगातार ही करते हुए लगे हुए। आप जान लीजिए कि सभी क्षेत्रों जैसे शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क, बिजली, पानी पर का भी काम किया गया है। और 2005-06 में नई सरकार बनने के समय पूर्व में ही राज्य का बजट मात्र 38,000 करोड़ रुपए तक था। उस समय जो हम लोग आए थे, उस समय उतना ही रुपया था उन लोगों का। लेकिन हम लोगों का मौका मिला, तो अगले बार जो हम लोगों को मौका मिला 2006-07 में, तो हम लोगों ने तुरंत ये 34,000 करोड़ रुपया कराया। और उसके बाद हर साल हम लोगों ने हर बार संख्या बढ़ाई गई। उसके बाद फिर 1 लाख, फिर उससे आगे बढ़ते 2 लाख, और अब जो इस बार की बात है, इस बार हम लोगों के द्वारा किया गया है बिहार के लिए 3,18,000 करोड़ रुपए। आप बोलिए ना, वो लोग कौन काम करते थे? आप समझ लीजिए, ये 48 जो हम बता रहे हैं, ये उनकी सरकार नहीं थी। उसी समय तो हम 24 की, उसके पहले उन लोगों का क्या था 24। तो इसीलिए हम लोगों ने जो काम शुरू किया, तो इसलिए हमको बताया कि तुरंत हम 34 लाख किए। अब बाद में हर बार बढ़ते बढ़ते हर साल में तो बढ़ते हुए फिर 1, और उसके बाद बढ़ते बढ़ते 2, अब उसके बाद बढ़ते बढ़ते अब 3, और इस बार 3 लाख ये 16,000 रुपया का किया गया है। अब समझ लीजिए कि हाल ही में हम लोगों के द्वारा राज्य के सभी, अभी हाल में ही जो हम गए थे, तो उसी में 38 जिलों में प्रगति यात्रा की थी। और फिर हम देख रहे थे कि कहीं कोई कमी है, यहां पर भी आए ही थे, सब जगह पूरे बिहार में घूमे, वहां देखा कि जो कोई कमी है उन सब चीजों का हम लोगों ने पता किया। और पूरे बिहार में हर जिले को मिलकर के कुल मिलाकर के 430 नई योजनाओं को पा करके उसकी हम लोगों ने स्वीकृति की। और उसके लिए काम भी राज्य सरकार ने करना शुरू कर दिया। और उसमें जो हम लोगों ने किया, तो उसके बारे में पैसा लगा कि 50,000 करोड़ रुपए इन सब चीजों में। तो हम लोग तो सारा काम कर ही रहे। लेकिन आज खुशी की बात है कि हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी यहां पर पहुंचे हैं, और उनके नेतृत्व वाली केंद्र सरकार में कितना काम हुआ है बिहार के लिए। आप जानते हैं कि इस बार जो सरकार, इस बार फिर तो जुलाई 24 में बजट में बिहार के विशेष आर्थिक सहायता के रूप में सड़क योजना, स्वास्थ्य, पर्यटन, बाढ़ नियंत्रण एवं के लिए बड़ी राशि देने की घोषणा इनके द्वारा की गई। और उसके बाद फिर जो इसी साल फरवरी 2025 के बजट में बिहार के मखाना बोर्ड की स्थापना, ग्रीन फील्ड एयरपोर्ट की स्थापना, पश्चिमी कोसी नहर के लिए वित्तीय सहायता, राष्ट्रीय स्तर के खाद्य प्रसंस्करण संस्थान की स्थापना एवं पटना IIT के विस्तार की घोषणा की गई। इसके अलावा एक बार और जो भी हाल में हुआ है, ये बहुत खुशी की बात है कि केंद्र सरकार द्वारा 2018 में देश के कई जिलों में खेलो इंडिया यूथ गेम्स का आयोजन किया गया। और इस बार बड़ी खुशी की बात है, श्रद्धेय आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का मैं नमन करता हूं। और इन लोगों ने क्या तय किया, खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2005 के आयोजन का जिम्मा
बिहार को मिला है। अब सोचिए, 2 तो किए, इधर अभी और कर दिए, तो कितना खुशी होगी। जरा खूब ताली बजाओ इनके लिए, कितना ज्यादा खुशी होने वाली है, ये जान लीजिए। आइए, सब यही करवाए हैं। और इसकी शुरुआत जो हो गई है 4 मई 2025 को, हम तो एकदम रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि ये पटना में आकर के यही इसकी शुरुआत करेंगे। हम इनका नमन करते हैं, तो आज ही बता देंगे। तो हम लोगों ने तो तुरंत जब इसके बारे में मालूम हुआ तो इनको हम चिट्ठी भी लिखे हैं और अनुरोध किया है कि आप ही आकर के इसकी शुरुआत कर दीजिए। तब कितना बड़ा काम इन्होंने करवा दिया, बिहार के लिए 2 के अलावे तीसरा भी करा दिया। तो इतनी खुशी की बात है। तो इसीलिए इसके लिए हम लोग तो यही चाहते हैं कि इस कार्यक्रम के में पधारे आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का पुनः अभिनंदन करता हूं और इन्हें धन्यवाद देता हूं। आप जान लीजिए, इनके साथ ही बिहार के माननीय राज्यपाल भी हैं, माननीय केंद्रीय मंत्रीगण हैं, राज्य सरकार के माननीय मंत्रीगण एवं अन्य उपस्थित सभी लोगों का मैं आभार व्यक्त करता हूं इस कार्यक्रम में आयोजन हेतु। ये रिपोर्ट आपने देखी जिसमें विस्तार से हमने अपने दर्शकों को दिखाया। दरअसल देखा जाए तो जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक साथ कई काम कर रहे हैं, बिहार चुनाव पर भी उनकी नजर है, इसके साथ देश पर भी नजर है, इसके साथ नजर उनकी पाकिस्तान पर भी है। और पाकिस्तान जो लगातार गीदड़ भपकियां दे रहा है, छोटे छोटे जो मिसाइल चला रहा है, प्रशिक्षण कर रहा है। भारत ने जहां एक अपना मिसाइल प्रशिक्षण किया, पूरा पाकिस्तान हिल गया, पाकिस्तान की पूरी धरती हिल गई। और अब ऐसे में ये देखा जा रहा है कि क्या वाकई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो कहा कि बड़ा कदम उठाया जाएगा, तो क्या वो उठाया जाएगा। और सबसे बड़ी बात है कि यहां पर यह देखा जा रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार की धरती से जिस तरीके से बिहार वासियों को लेकर एक बड़ा ऐलान किया, उसके साथ ही साथ बिहार की धरती से उन्होंने आतंक को लेकर जो बात कही, वो ये बताती है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हर तरीके से सोच रहे हैं। बिहार चुनाव पर भी उनका फोकस है, उनका बिहार चुनाव पर फोकस है। बिहार में कैसे ज्यादा सीटें लाए जाए, इस पर भी वो सोच रहे हैं। और दूसरी तरफ वो ये भी मंथन कर रहे हैं कि कैसे उन लोगों से बदला लिया जाए जिन्होंने उन निहत्थे लोगों पर अंधाधुंध गोलियां चलाई। हालांकि ये जरूर देखना भी होगा कि बिहार जो विधानसभा चुनाव इस साल के अंत में है, उस चुनाव में क्या बड़ा कमाल भारतीय जनता पार्टी करती है। क्या सबसे ज्यादा सीटें इस बार लेकर आएगी? और अगर सबसे ज्यादा सीटें लेकर आती है तो मुख्यमंत्री नीतीश रहेंगे या बीजेपी अपना सीएम चेहरा यहां पर बनाएगी? क्योंकि बीजेपी बार बार मंच से यह कह रही है, इनके पार्टी के नेता मंच से यह कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री तो बीजेपी का होगा। अभी हाल ही में हरियाणा के मुख्यमंत्री ने कहा कि बिहार का चुनाव सम्राट चौधरी और जो डिप्टी सीएम विजय कुमार सिन्हा इनके नेतृत्व में लड़ा जाएगा। इससे पहले विजय कुमार सिन्हा ये कह ही चुके हैं कि अटल जी को सही मायने में श्रद्धांजलि तब मिलेगी जब बीजेपी का सीएम होगा। तो यहाँ पर यह जरूर देखना होगा कि बिहार विधानसभा जो चुनाव है उसमें भारतीय जनता पार्टी ज्यादा सीटें लेकर आती है, और अगर बिहार में एनडीए की सरकार बनती है तो सीएम कौन रहेगा। और दूसरा ये कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार की धरती से जो बड़ा ऐलान किया है, क्या वाकई पाकिस्तान को अब नस्ते नाबूद कर दिया जाएगा? क्या पाकिस्तान नक्शे से ही मिट जाएगा? क्योंकि जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आक्रोशित नजर आ रहे हैं और जिस तरीके से उन्होंने आतंकियों को खुली चेतावनी दी है, पाकिस्तान को खुली चेतावनी दी है, ये साफ तौर पर बताता है कि अब रुकने वाले प्रधानमंत्री नहीं है। आज के इस प्रोग्राम में इतना ही, फिर आपसे दोबारा मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। नमस्कार।